Welcome back to Vidya Mind, dear students. Let us continue discussing the CBSE sample question paper for section B chemistry part 2. तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 and 3 marker question which are short answer type questions. So let's get started. Chemistry section B question number 25. So let us start discussing by reading the question. ये एक short answer type question है, तो question को समझ लेते हैं. The following activity is set up in the science lab by the teacher. He clamped an aluminium wire on a stand and fixed a pin to the free end of the wire using wax. तो आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. इस पिक्चर की डिटेल यहाँ पे हमने रीड कर ली है. ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटेल है जिसमें एक क्लैम्प स्टैंड में एक एल्यूमिनियम वायर को अटैच किया गया है. दिस इज द एल्यूमिनियम वायर. और एल्यूमिनियम वायर के एक्सट्रीम एंड में एक पिन को अटैच किया गया है विद द हेल्प ऑफ वैक्स, राइट? तो वैक्स की मदद से इस पिन को यहाँ पे अटैच कर दिया गया है. नाउ देन ही हीटेड द वायर विद अ बर्नर फ्रॉम द एंड वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड. अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे स्पिरिट लैम्प की फ्लेम यहाँ पे इस एंड ऑफ एल्यूमिनियम वायर को हीट करना स्टार्ट कर रही है, राइट? तो जो एल्यूमिनियम वायर है वो एक मेटल है, तो मेटल क्या होगा? गर्म होगा. वो हीट कंडक्ट करेगा और ये हीट एक्सट्रीम एंड तक धीरे धीरे मूव होती जाएगी. हीट कंडक्शन होगा, राइट? नाउ द स्टूडेंट ऑब्जर्व द पिन फॉल ऑफ. तो थोड़ी देर बाद स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पिन थी ये नीचे गिर गई. क्यों गिर गई? भाई मेटल है, गर्म हुआ, उसने धीरे धीरे ये जो वैक्स जिससे वो पिन अटैच थी ना, इस वैक्स को मेल्ट कर दिया. तो एल्यूमिनियम वायर की गर्म होते ही वैक्स मेल्ट हुई और वो पिन नीचे गिर गई. ये क्वेश्चन है चैप्टर 3 का जिसमें हमने पढ़े हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ. अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है. Part A of the question is, if the teacher replaces aluminium wire by silver wire, will the students observe change? Justify your answer. तो यहाँ पे क्या किया गया है? ये जो एल्यूमिनियम वायर था, जो एल्यूमिनियम से बना था, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है सिल्वर वायर से, राइट? तो सिल्वर वायर की खासियत होती है ये बहुत ही अच्छा हीट कंडक्टर है. सो सिल्वर इज बेटर हीट कंडक्टर देन एल्यूमिनियम, ये हमें पता है. एंड सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट हीट कंडक्टर, राइट? तो यहाँ पे जो चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे वो क्या करेंगे कि ये जो सिल्वर वायर रिप्लेस कर दिया गया एल्यूमिनियम की जगह, अब वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत ही कम समय लगेगा इस वैक्स को मेल्ट होने में और वो पिन बहुत जल्दी गिर जाएगी. मतलब लेस टाइम लगाना पिन को गिरने में एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम वायर से जो पिन गिरी थी. तो यही हमारे ऑब्जर्वेशन है और यही जस्टिफिकेशन है इसका कि जो सिल्वर वायर है वो बेटर हीट कंडक्टर है देन एल्यूमिनियम वायर. पार्ट बी देखते हैं. विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो जब एल्यूमिनियम वायर को हीट किया गया क्या वो मेल्ट होता है? नहीं होता, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की. तो आपने देखा पार्ट ए पार्ट बी दोनों में मेटल की प्रॉपर्टी से हमने इसको आंसर कर लिया. तो बेसिकली यहाँ पे आपको पार्ट ए में भाई 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो पार्ट ए 1 मार्क का और पार्ट बी 2 मार्क का, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज आपको मेटल की जरूर मेंशन करनी है. तो आंसर कैसे आप फ्रेम करेंगे? पार्ट ए, द पिन विल ड्रॉप बट विल टेक लेस टाइम टू ड्रॉप बिकॉज सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम. एंड फॉर पार्ट बी, will the aluminium wire melt? No, aluminium wire will not melt because metals have high melting points. भाई हम जो खाना है वो किस में बनाते हैं? मेटल के कंटेनर्स में बनाते हैं. तो क्या खाना बनाते बनाते एल्यूमिनियम का कुकर मेल्ट होता है? नहीं होता. भाई फ्लेम आप कितनी भी तेज कर लो, क्योंकि मेटल्स का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट हो पाते हैं. तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चैप्टर में पढ़ा है
उस नॉलेज को हमने इसमें यूज किया। करेक्ट। चलिए अब यहां पे हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वेल 26 में दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए का क्वेश्चन रीड करते हैं। एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। X forms an ionic compound on reaction with chlorine। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट से हमें थोड़ा सा तो जो नॉलेज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की ली थी ना, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो चैप्टर 3 का ही ये क्वेश्चन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जिसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि केरोसिन में हम उन मेटल्स को रखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो पानी और ऑक्सीजन से वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं, राइट। और ऐसे कौन से मेटल हैं? ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम, राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इनके मोल्टन सॉल्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, राइट। ये भी हमने पढ़ा है। नाउ X forms an ionic compound on reaction with chlorine। तो आयनिक क्लोराइड्स कौन बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाता है, और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, और इन दोनों ही क्लोराइड का नेचर होता है आयोनिक, राइट। तो हमें यहाँ पे X का अंदाजा हो गया कि X क्या हो सकता है, या तो ये सोडियम हो सकता है या ये पोटेशियम हो सकता है। नाउ द पार्ट 1 सेज कैन वी स्टोर X इन वाटर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो यहाँ पे जो मेटल की बात हम कर रहे हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। मींस अगर हम उसको पानी में रखेंगे या उसको मॉइस्चर के विसिनिटी में रखेंगे ना, वो वायलेंटली फायर कैच कर लेगा। इट कैचेस फायर वेरी क्विकली एंड शोज वायलेंट रिएक्शन। तो इम्पॉसिबल है कि हम सोडियम को पानी में डालें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है। सो रीजन समझ में आया कि वो वायलेंट रिएक्शन देगा पानी के साथ। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई एलिमेंट X, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ X फ्रॉम इट्स ओर। तो एलिमेंट X हमें पता चल गया कि ये है सोडियम। अब सोडियम को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सोडियम को उसके मोल्टन सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन अगर कर रहे हैं तो भाई यहां पे हम यूज करेंगे दो इलेक्ट्रोड्स। कौन से दो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे? कैथोड और एनोड। देखो यहां पे आपको मेथड भी पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के केस में, ठीक है। अब कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आएंगे सोडियम आयंस और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएंगे और यहां पे बनेगा सोडियम मेटल। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सोडियम क्लोराइड का जो क्लोरीन है ना, क्लोराइड की फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाएगा क्लोरीन में और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो समझ में आए ना दोनों रिएक्शन? कैथोड में क्या हुआ और एनोड में क्या हुआ, यही पूछा गया है। प्रोसेस हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और ये हो गई इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। क्लियर है? अब इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है हमें? Part 1, can we store X in water? No, X is highly reactive and will catch fire. Now part 2, identify element X. This element is sodium or potassium. Name the process used and write the equation. So it is extracted from molten sodium chloride by electrolytic reduction. तो कैथोड में हुआ हमारा फर्स्ट हाफ रिएक्शन और एनोड में होगा सेकेंड हाफ रिएक्शन। और यही सेम अगर आप पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम का रिएक्शन शो करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन शो करते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। भाई देखो
सोडियम क्लोराइड हो या पोटेशियम क्लोराइड हो, दोनों केस में आपका आंसर करेक्ट होगा। तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू फ्रेम द आंसर फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन। अब जो ऑप्शन बी है, देखिए आपके इस सैंपल पेपर में चॉइस है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लैरिटी है, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी में रीड करिए क्वेश्चन। द डोम्स ऑफ मेनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड अप ऑफ कॉपर। दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर। तो जो यूरोपियन कंट्री है उसमें बहुत सारे जो डोम शेप इंफ्रास्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हैं वो कॉपर से बनाए जाते हैं, और वो जो कॉपर मेटल है वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो जाता है। तो पूछा गया है 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है ये क्वेश्चन चैप्टर 3 का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। Why do the domes appear greenish though copper is orange red in color? So the answer, the simple answer, simple logic behind this question is copper metal undergo corrosion. तो corrosion process हो रहा है कॉपर में, and copper corroded to form copper carbonate which is green in color. तो हमारा जो कॉपर मेटल है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, राइट? तो हमारा जो रेडिश ब्राउन कॉपर था, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया? ये हुआ करोजन प्रोसेस, और करोजन प्रोसेस होने के बाद ये कॉपर ग्रीनिश कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, करोजन प्रोसेस की वजह से ये कलर चेंज हुआ है। In your opinion, should the copper domes be replaced by iron domes to overcome the problem of change of color of copper domes? अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हम कॉपर को आयरन से रिप्लेस कर सकते हैं डोम्स बनाने के लिए? तो यहाँ पे करोजन प्रोसेस हमें पता है, हमें कॉपर का करोजन पता है कि कॉपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है कॉपर कार्बोनेट की। अब आयरन अगर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया विच इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसकी वजह से जो आयरन मेटल है उसके फ्लेक्स निकल के वो डिट्यूरेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है भाई? आयरन डोम तो बहुत जल्दी रस्टिंग की वजह से डिट्यूरेट हो जाएगा क्योंकि आयरन की जो एक्सपोज्ड जो सरफेस है उसमें कोरोजन होगा, वो फ्लेक की फॉर्म में रिमूव होगी, जो फ्रेश सरफेस निकलेगी उसमें फर्दर रस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। बट कॉपर के केस में कॉपर के कोरोजन से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है कॉपर कार्बोनेट की, तो कॉपर ज्यादा ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू आयरन, एंड वी ऑल्सो नो इन केस ऑफ मेटल्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर है? पार्ट 2 क्लियर हो गया। पार्ट 3 में क्या पूछा गया है? डोम्स यूज्ड टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ मेटल्स। व्हाई डिड द एंशिएंट आर्किटेक्ट्स यूज कॉपर टू मेक डोम्स? तो यहाँ पे जो ये डोम शेप है, इस शेप को बहुत इजीली हम कॉपर मेटल से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल एंड दे शो मेलिएबिलिटी। तो ये जो कॉपर है ना, ये कैसा है? ये मेलिएबल है, मींस कॉपर मेटल की थिन शीट्स बना के हम डिफरेंट शेप्स में उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो डोम शेप भी बहुत इजीली कॉपर की थिन शीट से बन सकता है। इसलिए एंशिएंट टाइम के जो आर्किटेक्ट्स थे वो कॉपर मेटल की थिन शीट्स को यूज करते थे फॉर द मेकिंग ऑफ डोम्स। तो 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कोरोजन प्रोसेस, और कोरोजन को कंपेयर किया गया है कॉपर के कोरोजन को, विच इज एन एडवांटेजियस प्रोसेस बिकॉज इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर व्हाइल द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ डिट्यूरेटिंग प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे? कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और corroded to basic copper carbonate which is greenish in color.
Part B, in your opinion, should the copper dome be replaced by iron domes? No, iron will rust and the reddish layer of rust will come off, exposing iron to air. The dome will not be stable. Copper, on the other hand, on corrosion forms a protective layer which does not allow further corrosion. And part 3, copper is highly malleable metal. Its thin sheets can be used to give different shapes of roofs, like the shape of a dome. So, I hope you have understood this short answer type question. Next question पढ़ते हैं. Question number 27. Amrita electrolyzed distilled water using the setup shown in figure 1. तो यहाँ पे अमृता इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रही है किसका? डिस्टिल वाटर का. तो ये एक वेसल है और इस वेसल में 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड हैं और यहाँ पे लिया गया है डिस्टिल्ड वाटर, राइट? Now, she was expecting 2 gases to be evolved at the anode and cathode respectively. तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर वो डिस्टिल्ड वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास करा रही है, तो जो वाटर है वो डिकम्पोज होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होना चाहिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए. भाई वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास कराएंगे, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे वाटर का, तो 2 गैसेस रिलीज होती हैं, hydrogen and oxygen. So she was expecting the release of hydrogen and oxygen. Suddenly she realized the bulb in the circuit did not glow when she used distilled water. तो यहाँ पे उसने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या नोट किया कि जो सर्किट था उसका जो बल्ब था ना वो ग्लो नहीं कर रहा था और यहाँ पे लिया गया था डिस्टिल्ड वाटर. तो ऐसा क्यों? So after this realization, she added a substance to the distilled water for electrolysis to take place. तो उसने कुछ modification किए, कुछ ऐसे substances उसने ऐड किए ताकि जो electrolysis process है वो हो सके. तो यहाँ पे ना distilled water main ingredient है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें पता है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या है? वो एक प्योर वाटर है जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, कोई मिनरल्स नहीं होते, आयंस नहीं होते. तो प्योर वाटर होने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा, राइट? तो यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर क्या है? वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा और यहाँ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर गैसेस रिलीज नहीं हो रही. ठीक है, हमने इस ऑब्जर्वेशन से जो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है, अब उस कंक्लूजन को हमें यूज करना है. नाउ द क्वेश्चन कंटिन्यू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. फर्स्ट पार्ट, which gas was she expecting to be formed at the anode and which one at the cathode respectively? तो हमें ना बहुत इजीली इसको आंसर करना है. हमें पता है कि 2 टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड. एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे कौन से आयन आएंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आएंगे. तो हमने लिया है वाटर. So she was expecting the release of oxygen over here, right? कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आएंगे और ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे H2 गैस में. तो ये 2 रिएक्शन होंगे एनोड और कैथोड में रिस्पेक्टिवली. तो एनोड में कौन सी गैस रिलीज होगी? एनोड में रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस और कैथोड में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. क्लियर हो गया? Why did the bulb not glow when Amrita passed electricity through distilled water? Because distilled water is a poor conductor of electricity. It doesn't contain any free ions or minerals or salts or any other impurities. So that is why it is a poor conductor of electricity and does not allow electric current to pass through it, and bulb does not glow.
राइट? Which substance was added by Amrita to distilled water to get the expected results? तो बल्ब ग्लो करने के लिए जो डिस्टिल वाटर है वो कंडक्टिव बनाना है. तो कंडक्टिव कैसे बनेगा? या तो हम उसमें कोई एसिड मिक्स करें लाइक HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम उसमें कोई आयोनिक सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, या फिर हम उसमें किसी एल्कली को, बेस को हम मिक्स कर सकते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस को हम ऐड कर सकते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो डिस्टिल वाटर है वो कंडक्टिव बन जाएगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा. तो 3 पार्ट्स जो थे इस क्वेश्चन के, हमने बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को यूज किया. अब उसको कैसे फ्रेम करना है ये देखिए. Part A, she was expecting oxygen gas to be formed at the anode and hydrogen at the cathode. Distilled water is a poor conductor of electricity. This is the answer for part B. And for part C, adding few drops of either acid or some NaCl or any other strong electrolyte. तो clear हो गया? Now this is the question for visually impaired students. Identify the type of रिएक्शन. तो फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो आप यहां पे देखिए, जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन. कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, C से CO बन गया, राइट? तो ऑक्सीजन का एडिशन मीन्स ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन टाइप. रिएक्शन बी, जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है जो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है. तो रिएक्शन क्या हुआ हमारा? ये रिएक्शन हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और साथ में क्योंकि इसमें हीट रिक्वायर की गई है, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ है, तो हीट की टर्म्स में ये होगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन. देखिए, आप सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे तो वो करेक्ट नहीं है, उसमें मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट गिवन है. तो हीट अगर यूज हो रही है किसी रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन में, तो वो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन. C, 2Mg plus O2 gives 2MgO plus heat. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स थे जो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं विद द रिलीज ऑफ हीट. तो ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और साथ ही साथ क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो ये होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर है? तो आई होप जो तीनों रिएक्शंस थे, टाइप ऑफ रिएक्शन, हमने सही नॉलेज को यूज करके उनको आंसर कर दिया. सो दीज आर द आंसर फॉर दीज रिएक्शंस. तो आज के लिए इतना ही. अब हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे विच आर 4 and 5 मार्कर क्वेश्चंस. सो टिल देन कीप वॉचिंग विद्या माइंड. थैंक यू सो मच.